ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 10वां क्लास है और इस क्लास में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। एक प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट के पर्टिकुलर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वह धन 7 वर्ष में 3 गुना अपने का हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि फिर 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस सवाल का आंसर करेंगे कैसे। यहाँ पे 7 वर्ष का समय लेकर के 7 वर्षों में धन हो जाता है 3 गुना, राइट। 7 वर्षों में धन हो जाता है 3 गुना, तो 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। आप इसके नीचे टाइम पीरियड लिख लीजिए। 21 वर्षों में कितने गुना। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना आया, 3 आया। 7 त्रिक 21 होता है और जो पहले टाइम पीरियड था गुना था उसको इस 3 का क्यूब कर दीजिए, पावर बना दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुना हो जाएगा। आपका आंसर होगा 27 गुना। फिर से देखिए, 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। जितने टाइम्स आपका, जितने मल्टीपल टाइम्स आपका है वो इसकी घात बना देंगे, यानी पावर बना देंगे। अगला सवाल देखिए, इसी में आसानी से उसको भी कर लेंगे। 450 रुपये की एक धनराशि है, तो अभी 450 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको लिखा रहने दीजिए। 450 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। इस तरह से लिखिए, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। देखिए वैसे ही लिखा, जैसे 7 वर्ष में 3 गुना था तो उसी तरह से ये 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है 20 वर्षों में यह राशि क्या हो जाएगी। तो पहले ये पता करते हैं कि 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो 5 चौको 20 और यहाँ पे 2 की पावर 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 गुना हो जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब 16 गुना। अब क्या है, वह राशि, कौन सी राशि जो दिखाई गई थी, तो 450 गुणे 16 कर दीजिए और ये आ जाएगा 7200, यानी 7200 रुपये। आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका है। दोनों सवाल एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई धन दिया था, यहाँ 450 रुपये दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। और जैसे ही इसमें पता चला कि 16 गुना 20 साल में हो जाएगी, तो तुरंत आपने 450 को 16 से गुणा कर दिया, ये 7200 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें लिखने का तरीका क्या आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना दिया है तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। देखिए 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, राइट। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जैसा आधार है वैसे ही आधार इसका भी बनाना है। तो यहाँ पे 2 हमने लिखा और 2 की पावर क्या लिखेंगे कि 16 हो जाए, 4 लिखेंगे। तो जो यहाँ पावर बनाई थी वही इस समय में गुणा कर देंगे, तो 6 गुणे 4 यानी 24 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले जैसा फिर हो गया, देखिए 6 चौको 24, 4 पावर 2 की बना दिया, 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 वर्ष आंसर हो जाएगा। सी आंसर इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में मैं एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा और वो आपका हमेशा काम आएगा। चौथा सवाल है, किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो उसी समय में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल है जिसके बारे में जानकारी नहीं है,
3 साल में 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इनवल है 750 सिंपल इंटरेस्ट देता है। तो एग्जैक्टली उसी धन पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसी टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि क्या होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 750 से ज़्यादा होगी। हालांकि यहाँ पे तो सारे आंसर 750 से ज़्यादा हैं, तो आपको निश्चित रूप से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर हमें प्रिंसिपल मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सबसे पहले आरटी देखते हैं। आर हमारा क्या है 20% है और टी क्या है 3 वर्ष है, 3 ईयर है, राइट। तो क्या करेंगे, इससे PIA जनरेट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PIA लिख सकते थे, है ना। 20 तिहाई 60 यानी 100, 60 और 160, ये हो गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो आपका ब्याज दिया है 750 इंटरेस्ट है आपका, यहाँ पे 60 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल चाहिए यहाँ पे 100 रख दीजिए। कैलकुलेट कर देंगे तो ये 1250 रुपये आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। 1250 रुपये प्रिंसिपल है। अब यही चीज़ हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ले लेंगे। आरटी मालूम है तो PIA जनरेट कर देंगे। आपको हमने बताया था जब कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो तुरंत इस तरह से लिख देंगे 120/100। जितना कैलकुलेट हो सकता है कर लीजिए। अब ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बात 3 साल की है, तो ये हो जाएगा क्यूब यानी 216/125 हो जाएगा। 216/125 ये हो जाएगा। 3 साल की बात हो रही है तो 216/125। हमने बीच में 36/25 नहीं लिखा क्योंकि 2 साल का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। तो ये ऊपर क्या है, जाहिर सी बात है अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 91 वो आपका इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, प्रिंसिपल आपको मालूम है कितना है 1250, तो 1250 नीचे रखेंगे, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल रख देंगे 125। आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इंटू 91 कर देंगे। ये 10 बार कट जाएगा और सही आंसर आ जाएगा 910 रुपये। आपका कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे C आंसर सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको लिख कर ये सब दिखा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, टाइम 3 साल था, तुरंत क्या बोलना चाहिए था, 20 तिहाई 60, 100, 60, 160, ये हो गया। यहाँ से दिया है 60 चाहिए 100, 1250 प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के रेफरेंस में 120/100, 6/5, अच्छा 216/125, 91 कंपाउंड इंटरेस्ट है, 125 प्रिंसिपल है, तो 1250 ही 125 से चाहिए 91। तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी से और बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि ऐसे तरीके पे ही कमांड करिए जिसमें कैलकुलेशन ना के बराबर हो और कन्फ्यूज़न ना के बराबर हो, क्योंकि कैलकुलेशन होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो परीक्षा का समय हमारे लिए बहुत कीमती होता है और वहाँ पे हमें रीटेक नहीं मिलता है कि हम बार बार उस पर प्रयोग करें किसी चीज़ पे। तो तरीका वो अपनाइए जहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ही ना रहें। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने 3 बैंकों में कुछ रुपए जमा करता है। ये पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है और ये तीसरा बैंक है, राइट। इनमें कुछ रुपए जमा करता है और जो पैसे वो जमा करता है वो 4, 5, 6 के रेशियो में है, 4, 5 और 6 के रेशियो में है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम है वो सभी बैंकों के लिए इक्वल है क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। एक व्यक्ति 3 बैंकों में कुछ रुपए जमा करता है जो 4, 5, 6 के रेशियो में है। यदि 2 वर्ष 9 माह के पश्चात बैंकों से प्राप्त ब्याज की राशि समान हो तो बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होगी और जो प्रिंसिपल सबसे कम है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि समय जब इक्वल है और पैसा ज़्यादा है तो कैसे आपको जो है यहाँ पे उतने ही समय में एक जैसा ब्याज मिल गया। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और इसको नोट करिए। जब अलग अलग अनुपात में कोई धनराशि किसी बैंक में पर्टिकुलर एक टाइम के लिए जमा की जाती है
जब अलग अलग अनुपात में कोई धनराशि अलग अलग बैंकों में पर्टिकुलर एक टाइम के लिए जमा की जाती है और बैंक से जो ब्याज रिफंड होता है उसकी तीनों बैंकों की ब्याज की राशि इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेशियो होता है वो प्रिंसिपल का उल्टा होता है, विलोमा अनुपात होता है। इस चीज़ को और क्लियर कर रहा हूँ। साधारण ब्याज को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम। इनमें तीनों में से किसी एक चीज़ को आप स्थिर कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ये वो कंसेप्ट नहीं है जिसमें हमने आपको कहा था किसी 2 को स्थिर करिए, तीसरे को जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाओगे या बढ़ाओगे ब्याज की राशि घट बढ़ जाएगी। यहाँ पे फिर से सुनिए, ब्याज को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम। इनमें तीनों में से किसी एक को स्थिर कर दीजिए, राइट। किसी एक को स्थिर कर दीजिए, टाइम को स्थिर कर दीजिए, प्रिंसिपल को स्थिर कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्थिर कर दीजिए। अब अगर ब्याज की राशि तीनों से एक जैसी रिफंड होती है, जैसे यहाँ 3 बैंकों में पैसा जमा किया, 4 में जमा करिए, 5 में जमा करिए, अगर ब्याज की राशि एक जैसी रिफंड हो रही है तो जिसको स्थिर किया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 चीज़ें बचती हैं। अगर आपने टाइम को स्थिर किया है तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उल्टा संबंध होगा। अगर प्रिंसिपल को आपने स्थिर किया है तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उल्टा संबंध होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने स्थिर किया है तो यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम में उल्टा संबंध होगा। यानी तीनों में से किसी एक को स्थिर कर दीजिए, प्रत्येक बैंक से मिलने वाली ब्याज की राशि इक्वल हो तो शेष दोनों चीज़ों में विलोमा अनुपात होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, समय को हमने स्थिर कर दिया, राइट। समय सबके लिए एक जैसा है, बैंक से जो ब्याज मिला है उसकी राशि समान है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसका उल्टा दर में संबंध होता है। तो कुछ नहीं करना है, इतनी बात बताने के पीछे कारण यही था कि इनमें तीनों में से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल, किसी एक को स्थिर करोगे, ब्याज की राशि समान मिल रही है तो जो प्रिंसिपल में संबंध होगा उसका उल्टा दर में होगा, जो दर में संबंध होगा उसका उल्टा प्रिंसिपल में होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनवर्स रेशियो निकालना है और आंसर आपके सामने होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या संबंध होगा, 1/4 अनुपात 1/5 और अनुपात 1/6। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 4 से इधर काट देंगे, ये 15 × 9 15 हो जाएगा। 5 से इधर काट देंगे, 12 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। तो बैंक द्वारा जो प्रदत्त ब्याज की दर है उसमें संबंध होगा 15, 12, 10 का। जबकि प्रिंसिपल में क्या रिलेशन था, प्रिंसिपल में आपका रिलेशन जो था मूलधन में था वो 4, 5 और 6 का था। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बैक करके फिर से सुनिएगा। यही चीज़ें आपको जो है बल देती हैं सवालों को करने का। ये नहीं कि 18 सवाल लिख करके और सॉल्व कर लीजिए, कॉपी बना के रख दिया। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा कि इन तीनों में से कौन से 3 जो ब्याज को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कारक हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम, किसी एक को स्थिर कर दीजिए। शेष दोनों में उस समय विलोमानुपात होगा जब प्रत्येक भाग से ब्याज की राशि समान रिफंड हुई हो। तो इसको ध्यान रखेंगे और पर्टिकुलर पॉइंट जरूर नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बड़े अच्छे से सवाल हैं। ये आपका इंस्टॉलमेंट का है और ये कंपाउंड इंस्टॉलमेंट का है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है वो क्वेश्चन है। मैंने कुछ रुपए मूल्य का एक पंखा खरीदा तथा 1352 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% रही हो तो पंखे की वैल्यू क्या थी, पंखे का मूल्य क्या था। निश्चित रूप से कम रहा होगा, किससे, 1352 की 2 किस्त दिया तो 2704 रुपये हो गया, तो 2704 से कम होगा। हालांकि सारे ऑप्शन यहाँ पे 2704 से कम लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपसे बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया है तो तुरंत क्या लिखते हैं, 104/100। ये आदत में डाल लीजिए आप और इसको जितना चाहें उतना कैलकुलेट कर दें जहाँ तक हो जाए। तो 26/25 हो गया। अब 26/25 में ये क्या है, P है और ये क्या है, A है, राइट। यहाँ ब्याज की बात नहीं की जा रही है तो ब्याज नहीं लिखते हैं। अच्छा, 1352 रुपये ये अमाउंट है जो कि विद इंटरेस्ट है।
जो किस्त है वो विद इंटरेस्ट है 1352 रुपये। एक में 1 साल का जुड़ा होगा, दूसरे में 2 साल का जुड़ा होगा। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या था, यानी पंखे की बेसिक कीमत क्या थी। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, 1 साल की बात है तो 1352 गुणे आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 25 ऊपर और अमाउंट दिया है तो 26 नीचे, प्लस दूसरी किस्त है 1352 रुपये की। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दूसरे साल के लिए, कितना हो जाएगा 676 बटा 625। अब यहाँ पे ये P हो जाएगा और ये A हो जाएगा। आपका ये क्या है, अमाउंट है तो 676 नीचे कर देंगे और ऊपर रख देंगे 625 यानी प्रिंसिपल। दोनों को हल कर लेंगे। इसे देखिए, हम 26 से कैलकुलेट कर रहे हैं, 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13, 13 चौको 52, 2 से काट देंगे 52 आ जाएगा। तो 25 पंचे 125 यानी 1250 और 25 दूना 50, 1300 रुपये ये आ गया। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और 1250 ये आ जाएगा। यानी जो टोटल पंखे की कीमत थी वो 2550 रुपये थी। 2550 रुपये पंखे की कीमत थी। अगर यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट होता तो क्यूब कर देते और नीचे ए रख देते, ऊपर पी रख देते, जोड़ लेते तो अलग आंसर आ जाता। तो ये आपका सही आंसर कौन सा होगा, डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4840 रुपये तथा 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर का फार्मूला तो आप 3 पढ़ चुके हैं, रिवाइज करिए उसको। देखिए ब्याज की दर क्या होगी, यहाँ पे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर से कोई रकम 2 साल में ये हो जाती है, यानी ये क्या है, अमाउंट है, A1 है, और 3 साल में ये हो जाती है यानी A2 है। तो दोनों मिश्रधन दिए हैं। कौन सा फार्मूला बताया था, दर बराबर A2 बटे A1 है ना, जब दोनों मिश्रधन दिए हों, कि पावर 1/T2 माइनस T1 और -1 इंटू 100। ये फार्मूला बैक में जाके चेक करिए, उठा करके अपनी अपनी जगह सब चीज़ें रख दीजिए। 5324 का मतलब सेकंड वाला मिश्रधन और 4840 रुपये का मतलब फर्स्ट वाला आपका मिश्रधन। इनकी पावर 1/3 माइनस 2 और -1 इंटू 100 हो जाएगा। ये कर लिया आपने। इसका मतलब 1/1 ही हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये आपका हो जाएगा। इससे हम घटा देते हैं 5324 से, देखिए ऐसे लिख लीजिए, 1 साल है तो 5324 बटे 4840 -1 और इंटू 100। क्यों वर्गमूल वगैरह नहीं लिया गया, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। जब 1 बचा है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 होता तो वर्गमूल लेते, 3 होता तो यहाँ पे घनमूल लेते। अच्छा, अब इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर 4 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 484 बटा 4840 और गुणे 100 ये आ जाएगा। ये 10 बार कट जाएगा और इससे 10 धामा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो कितना भी कठिन क्वेश्चन लगता हो, अगर आप अवधारणा से नहीं भटकेंगे, बेस से नहीं भटकेंगे, तो यकीन मानिए आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है, एक इनकी लिमिट है, उससे बाहर ये चीज़ें नहीं जाती हैं। अगला सवाल देखेंगे आप, किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 6690 रुपये है, 6 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन 10,035 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये धन कौन सा है, तो इसका भी तरीका हमने आपको बताया है। गुना वाला सवाल जो था चक्रवृद्धि ब्याज में, देखिए 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है, यानी 3 वर्ष में कोई राशि अपने का 6690 हो जाती है ना, और 6 वर्ष में ये राशि क्या हो जाती है, 6 वर्ष में जो राशि हो जाती है वो 10,035 हो जाती है।
तो यहाँ पे ये देखना है कि कितने गुना हो गई है। तो थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए, 33 तियाँ 99, 33 दूना 66, 33 तियाँ 99 और 45 दूना 90, 45 तियाँ 105। तो 10,035/6690, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और ये 3 दूनी 6 हो गया, इसकी पावर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ये ए होगा और ये आपका पी हो जाएगा। दोनों दिए हुए हैं, ऊपर अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है। आप कोई भी उठा करके रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मैं 10,035 को ले लेता हूँ। ये मिश्र धन है, यानी नीचे 9 रखेंगे और ऊपर हम 4 रख देंगे। देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 4 से पहले इसको कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 40,140 है ना, 40,140, क्योंकि 10,000 का मतलब 40,000 और 35 का मतलब 140। अब इसको 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 चौको 36 हो गया। यहाँ 4 बच जाएगा, 1 उतार लेंगे, फिर 9 चौको 36 हो जाएगा। अब की 5 बच जाएगा और 4 उतारेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा और 0 उतार लेंगे, यानी 4660 रुपये वह धन है। आपसे प्रिंसिपल की बात की जा रही है, इसका सही आंसर सी होगा। तो देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना भी डाइवर्जन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बहुत ही अच्छे से बता पाओगे और सबका आपस में गहरा संबंध है। अगर एक के बाद आप देखेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके 2 सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 9 नंबर 10 नंबर। आज का ये वीडियो लेक्चर जो 10वां है, इसके लास्ट क्वेश्चन है और साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के भी लास्ट क्वेश्चन है। आपका कंप्लीट हो जाता है, 10 वीडियो हैं और औसतन मिलाकर के 100 से ऊपर क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इतने में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फिर भी अगर मुझे लगता है कुछ बचा हुआ है तो जो मॉडल पेपर बाद में डालेंगे मिक्सअप, उसमें एक एक करके देते रहेंगे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि 19,400 रुपये को 2 भागों में बांटकर 19,400 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 साल के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याजों में 3-7 का रिलेशन है तो दूसरे भाग की राशि क्या थी। यहाँ पे देखिए आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, दूसरा भाग क्या था, यानी दूसरा प्रिंसिपल क्या था। और आपको मालूम है कि अगर प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना हो तो आप लिखते हैं कि ब्याज गुणे 100। प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है तो ब्याज गुणे 100 और बटे दर इंटू समय। इसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और आंसर देते हैं। पहले भाग से जो ब्याज मिला है वो 3 रुपये है और दूसरे भाग से जो ब्याज मिला वो 7 रुपये है, ऐसा मान लेते हैं, 3 और 7। अच्छा, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 वही चीज़ें हैं, देखिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे दर और समय क्या था, 8% की दर से 5 साल के लिए, और यहाँ पे क्या था, 4% की दर से 9 साल के लिए। अच्छा, जितना कैलकुलेट हो जाता है उतना कैलकुलेट कर देते हैं, फिर दोनों में रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों क्या हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये भी प्रिंसिपल हो गया। देखिए 100 और 100 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और 4 दूनी 8 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इधर क्या बच जाएगा, 3/10 बच जाएगा और इधर 7/9 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 सत्ते 70 उधर हो जाएगा और 9 त्रिक 27 इधर हो जाएगा। ये हो गया 27-70 का संबंध है। अगर पहली राशि 27 रुपये है तो दूसरी 70 रुपये है। चूँकि टोटल राशि दी है 19,400, इसलिए अनुपातिक योग नीचे रख देंगे। 70 और 20 90 97। आपको दूसरा भाग चाहिए तो 70 से गुणा कर देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। 7 दूनी 14, 14,000 रुपये की दूसरी राशि होगी। अगर पहली राशि पूछता तो 27 रखते, 27 दूना 5400 हो जाता। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये ए आंसर सही होगा, 14,000 रुपये। तो आप देखिए फार्मूला वही था, बस लिखने का तरीका है और आसानी से आप बता सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से इसका आंसर देना आपको बताते हैं।
एक टीवी है, अगर उसे आप नगद खरीदेंगे तो 9,000 पेमेंट करना पड़ेगा, बट 2,200 रुपये के डाउन पेमेंट और 1,400 की 5 इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकती है। तो फिर बताइए साधारण ब्याज की दर क्या है। तो पहले ये देखता हूँ कि नगद खरीदने में जब 9,000 रुपये लग रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे लेने पे कितना पैसा लगेगा। देखिए इंस्टॉलमेंट पे जब हम लेंगे तो 2,200 रुपये तो डाउन पेमेंट है और प्लस 1,400 की 5 इंस्टॉलमेंट हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमें पेमेंट करना पड़ा 14 25 70 और ये 2,200, 9,200 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है ना। नगद खरीदने पे टीवी 9,000 का मिल रहा था, अभी 9,200, तो कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 200 रुपये है ना। 200 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो ब्याज ही तो है। और कितने दिन लगेगा, 5 महीने लगेगा। अच्छा किस पे लगेगा, तो हम 1 माह का निकाल लेते हैं कि अगर 1 माह के लिए, 1 माह के लिए मूल्य क्या होगा। अगर 1 माह के लिए मूल्य क्या होगा ये पता कर ले तो आसान रह जाएगा, क्योंकि है क्या कि 9,000 रुपये की टीवी है, 2,200 रुपये डाउन पेमेंट आपने तुरंत दे दिया, तो बचा कितना, 6,800 रुपये। अब पहले माह तो इस पे ब्याज लगेगा 6,800 रुपये पे, ठीक है, पहले माह 6,800 रुपये पे लगेगा। अच्छा दूसरे माह क्या होगा, फर्स्ट माह जो आपका ब्याज लगेगा वो 6,800 रुपये पे लगेगा। क्लियर है, 2,200 हमने डाउन पेमेंट दे दिया, उस पर तो कोई ब्याज लगना नहीं है। सेकंड माह क्या होगा, हम 1,400 रुपये फिर पेमेंट कर देंगे, तो इससे 1,400 निकाल दो तो कितना बचेगा, 5,400 पे ब्याज लगेगा। थर्ड माह क्या होगा, जा कर के फिर हम 1,400 पेमेंट कर देंगे तो बाकी 4,000 पे लगेगा। और फोर्थ माह क्या होगा, फिर हम 1,400 रुपये जमा कर देंगे तो 2,600 रुपये पे ब्याज लगेगा। और 5वें महीने में क्या होगा कि हम 1,400 जमा कर देंगे तो सिर्फ 1,200 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो अगर 1 महीने में ब्याज लगना हो तो वो टोटल राशि ले लेते हैं, कितना हो गया, 0, इधर 0 हो गया, 8 4 12 और 6 18, 2 20 के 0 हो गया, कैरी 2 हुआ, 2 2 4 और 1 5, 5 10 और 10 20, ये 20,000 रुपये का अमाउंट हो गया 1 महीने के लिए जिस पे ब्याज अप्लाई होगा। और ब्याज लगा है कितना, 200 रुपये, तो 200 रुपये 20,000 रुपये पे 1 महीने में लगा है। तो 1 महीने को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, 1 माह बराबर 1/12 वर्ष, है ना, 1 माह बराबर 1/12 वर्ष। ये देखिए, क्योंकि आपने पूछा है साधारण ब्याज की दर क्या है तो हम इसको एनुअल में ही बताएंगे, ऑप्शन भी एनुअल में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो 20,000 रुपये पे 1 महीने में कितना मिला है, 200 रुपये मिला है। तो हम दर बता सकते हैं यहाँ से, ब्याज गुणे 100 और बटे मूल क्या है 20,000, और यहाँ पे समय 1 नीचे होगा, 12 ऊपर हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 12%। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आंसर दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस पर जो है ब्याज लगेगा 1 महीने के लिए, फिर इस पे लगेगा 2 महीना, इस पे 3 महीना, इस पे 4 महीना, इस पे 5 महीना, तो फिर 1 महीने के लिए किस पे लगेगा, 1 महीने के लिए लगेगा टोटल 20,000 रुपये पे। बस इतना सा आपको फाइंड आउट करना था, आंसर आ जाता, आपका सही ऑप्शन ए है। तो इस तरह से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इम्पोर्टेंट इसमें मेरी ही भूमिका नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका समर्पण है, आपकी लगन इम्पोर्टेंट है कि कितना पॉजिटिव होके आप काम करते हैं, कितना गंभीर हैं। ये नहीं कि ऐसे मोबाइल पकड़ा, ऐसे पकड़ा और देख रहे हैं कहीं खड़े होके, नहीं, मोबाइल सामने लैंडस्केप पे होना चाहिए, पेन पेपर रखा होना चाहिए, इस टेबल पे बैठिए, आप कोई भी सामने क्वेश्चन आए उसको लिखिए, और जब कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे हो तो कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए, फॉलो करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लीजिए और जो कंसेप्ट आपने सुना है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, भरपूर कोशिश करिए, बिल्कुल हद तक गुजर के कोशिश करिए। जब परेशान हो जाइए, कोई विकल्प ना बचे तो प्ले कर दीजिए और फिर देखिए। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, और मैथ में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका जो अगला क्लास होगा संख्यात्मक योग्यता का, वो हम रखेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम आपको बताएंगे, उसके बाद समय दूरी चाल पढ़ाएंगे। समय दूरी चाल और वर्क टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेंसुरेशन कंप्लीट करा देंगे। चूँकि ये तीनों बड़े चैप्टर हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इनके बाद फिर क्या करेंगे,
आपका रखेंगे मेंसुरेशन कंप्लीट कराने के बाद वर्क एंड टाइम, समय दूरी चाल और मेंसुरेशन। इनको कंप्लीट कराने के बाद फिर आपके चैप्टर क्या रखेंगे, 3 चैप्टर रखेंगे जो मिसलिनियस में एसआई या किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। एक तो प्रायिकता रखेंगे, प्रोबेबिलिटी, दूसरी समुच्चय रखेंगे और तीसरा सांख्यिकी वाले स्टैटिक्स वाले रखेंगे सवाल। तो लाइटली इन पे एंट्री लेवल के क्वेश्चन चर्चा कर देंगे। उसके बाद जो भी बचते हैं वीडियो क्लास, उनमें 10-10 क्वेश्चन के मिक्सचर मॉडल पेपर कराएंगे, तो आपकी मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।